मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में बात करेंगे हम खास सरकार के नए गठन की। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। अब ये भी चलता है, पहले तो हम ये सुना करते थे, ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं कि दूसरा कार्यकाल। लेकिन आजकल जैसे फिल्मों में होता है कि बाहुबली 02 या 20, इसी तरह से योगी 20, हम ये मान के चलते हैं कि सेकंड पारी। लेकिन आजकल बच्चे भी वही ज्यादा लाइक करते हैं, तो चलिए हम भी वही जो दर्शकों को सुहाता है वही हम शुरू करते हैं। तो चलिए, लेकिन इसके मायने क्या कास्ट फैक्टर इमेज रखता है 2024 का, ये कह सकते हैं कि एक रणनीति के तहत तमाम दलों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश केंद्र की सत्ता की एक अहम सिड्डी मानी जाती है। और देखा भी ये जाता है कि उत्तर प्रदेश जो फतेह करता है केंद्र में, मैक्सिमम टाइम उसने सत्ता हासिल की है। और यही बड़ी वजह है कि गुजरात छोड़ के, अपने मॉडल को छोड़ करके उत्तर प्रदेश को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी पारी बनारस से खेल रहे हैं। वो 3 अपने क्षेत्र से विधायकों को मंत्री बनवाने में भी रहे। और चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और क्या जातीय समीकरण है, किनको साधने की कोशिश की गई है, क्या हिंदुत्व का मुद्दा उस एजेंडे के तहत भी काम किया गया है, जो लोग दूसरी पार्टियों से छोड़ करके अवसर की तलाश में इधर पहुंच के उन्हें क्या बेनिफिट मिला, तो तमाम जो चीजें सामने आप देखना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार ओम जी के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हम चाहते थे पॉलिटिकल डिबेट भी कर सकते थे, लेकिन हमारी इच्छा है कि जर्नलिस्टिक अप्रोच इस गठन को किस तरह से देखती है। देखिए योगेंद्र जी, ये एक तरीके का ऐसा धर्म युद्ध हुआ था जिसमें जो विजयी होकर के आया 5 स्टेट में, उन्होंने अपनी व्यू रचना रची और उसी के हिसाब से लोकसभा के चुनाव में कैसे हासिल किया जा सकता है वो बात भी अभी स्पष्ट हुई इस मंत्रिमंडल के गठन से, बाकी मंत्रिमंडल के गठन से भी। देखिए, आपने कहा कि गुजरात छोड़ के और इधर का मॉडल, मैं कह रहा हूं कि ये मॉडल गुजरात से ज्यादा प्रभावी यहीं प्रयोग हो सकता था। उत्तर प्रदेश में अगर आप विभिन्न जातियों को, विभिन्न वर्गों को, विभिन्न संप्रदायों को साध लें, उनके समन्वय को आप हासिल कर लें, और बहुसंख्यकवाद जो आपका अपना एक तौर तरीका है जिसके माध्यम से आप पूरी राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं, उसका इससे बेहतर प्रयोग हो नहीं सकता था। उसको करने में कितना अनर्थ करना पड़ा, कितना अर्थपूर्ण करना पड़ा, वो अलग बात है। जिस तरह की सौगातें देने की बातें हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरीके से अगर देने का सिलसिला बना तो 5.5 लाख करोड़ का जो बजट होता है यूपी का, उसमें से 5 लाख करोड़ तो उसी पे खर्च हो जाएंगे। तो ये सब बातें सामने आई हैं। लेकिन विजयी को किसी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ये सहज रूप से, तो वो सबके लिए खुला हुआ था, सबने उनका इस्तेमाल किया। लेकिन जो पराजित हो गए वो बड़े पस्त हैं और ये निश्चित रूप से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें कुछ बातें बड़ी गौरतलब हैं। उन लोगों को जो बहुत कमिटेड हैं, पार्टी के लिए बहुत सधे हुए हैं, उनको तरजीह नहीं दी गई, क्योंकि मालूम है कि कहीं नहीं जा सकते। ये निश्चित रूप से पार्टी के एक स्तंभ है। जैसे मेरे को श्रीकांत शर्मा बहुत बार बार याद आ रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते मथुरा से, और उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। इसका मतलब यही है कि श्रीकांत शर्मा पझोखे हुए हैं, उनसे सेक्रीफाइस की, या उनको किसी मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही बिगर मंत्री बने भी सारा प्रभावी स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। तो विभिन्न जातियों के लोगों को जिस जगह जगह दी है, और जो आए हैं उनमें भी देखा गया कि किनको जगह दी जानी चाहिए, कितना महत्वपूर्ण। केशव देव मौर्य को जो उप मुख्यमंत्री बनाया,
पाठक साहब को जो उप मुख्यमंत्री बनाया, वो भी साधने का सिलसिला। और ये पता लग रहा है कि ये अपने आप में आगे तक 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हों तो ये सारे स्तंभ जो हैं अपने अपने समूहों को लेकर के, अपने अपने संप्रदायों को लेकर के पार्टी के झंडे तले एकत्रित होकर के और योगी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह के डायरेक्शन में काम कर सकें। ये टोटल मकसद ये है इस मंत्रिमंडल के गठन का। बिल्कुल निश्चित रूप से 2023 तक ही मान के चले, क्योंकि 24 बिगनिंग में हमारे यहाँ पे चुनाव अनाउंस हो जाते हैं, मैक्सिमम जनवरी मान लीजिए, फरवरी फर्स्ट वीक मान लीजिए। तो यानी मैं आम चुनाव की बात कर रहा हूँ 2024 के। तो सरकार के पास में यह जो टाइम है लगभग 2 साल का, इसमें कुछ करके दिखाने का होगा। हालांकि योगी ने अपने आप को स्थापित किया है, वो बुलडोजर को एक डेवलपमेंट और माफियाओं को कुचलने का एक अपना एक स्लोगन दिया, जो उत्तर प्रदेश से बाहर भी देखें तो बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी कैब पे या बुलडोजर में बैठ के आने में बड़ी शान समझते हैं। जिस बुलडोजर को लेकर के माना जाता है कि गाड़ी भी साइड से निकालने, मुझे बड़ा देखने में वो लग रहा था कि बुलडोजर अब एक शान बन गई है कि उसी में बैठ करके, मुझे तो लग रहा था कि पार्टी कार्यकर्ता हैं, जोशीले हैं, कहीं बुलडोजर में बैठा करके योगी जी को भी लेके आया जा सकता था कि बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। मैं अभी प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, एक बार के लिए तो माना जा सकता है कि 2024 तक के लिए ये कैबिनेट बनी है, उसके बाद रिसफलिंग, हटाना, बनाना, ये एक अलग बात हो सकता है, क्योंकि अभी 2024 को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, दूसरे राज्यों में उसका प्रभाव जा सके। क्योंकि योगी की जीत के बाद में जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा है, अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, या बीजेपी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, हिंदुत्व की धारणा के जो लोग हैं, उनमें एक बड़ा ऊर्जा का एक संचार देखा जा रहा है। तो उस लिहाज से इसे भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस जीत के जरिए वो एनर्जी सफिशिएंट है 2024 के लिहाज से, जहां बीजेपी को अपना कैंपेन शुरू करना है। तो एक बार के लिए कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने बड़ी सोच समझ करके और सबको साधने की कोशिश की है इसमें। नहीं, देखो, इसमें तो रविंद्र जी कोई दो राय नहीं कि भारतीय राजनीति के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ से जितने बड़े लीडर आए, प्रधानमंत्री बने, और जिस तरह से यहाँ से जो हवा निकलती है वो देश का लोकसभा चुनाव में भी माहौल को बदलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हवा निकलती नहीं है, हवा बनती है। मतलब हवा जिस तरह से हवा चलती है, यहाँ से हवा यहाँ निकल कर जो बाहर बहती है, ये समझ लो। तो इस समय क्या है कि इसमें अब आप स्थिति को यहाँ देखें तो जैसे गुजरात मॉडल उन्होंने पेश किया, ऐसे जी इस बार जो 52 मंत्रियों में इन्होंने उत्तर प्रदेश का ये जातिगत का जो मंत्रिमंडल है, ये भी एक मिसाल बनेगा। 8 दलित, 8 ब्राह्मण, 8 जाट, यानी निषाद पार्टी की निषाद को भी इसमें ले लिया, अपना दल उनका जो सहयोगी है पटेल जी को भी लिया। यहाँ तक कि उन्होंने इस 52 मंत्रियों में एक मुस्लिम चेहरा 50वें नंबर पर जिनको शपथ दिलाई, वो भी उनको भी ले ही लिया, भला ही वो राज्य मंत्री के रूप में 50वें नंबर पर 52 में से उनको भी शपथ दिलाई। तो ये जो एक इन्होंने खाका खींचा है, ये निश्चित रूप से खाका 2024 के चुनाव को देखकर ही इन्होंने पूरी तरह से खींचा है। और जो जिस दिन जीत हुई थी यूपी में, तो जो दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि 2024 की तैयारी। तो उत्तर प्रदेश से ही ये माहौल बनना शुरू होगा। और जो इन्होंने नहीं लिए उनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि जो दिनेश शर्मा जी जो डिप्टी चेयरमैन नहीं लिए, श्रीकांत शर्मा जी, इनको संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में लेने का वो दिया जाएगा। और आप यहाँ देखें कि देवबंद से भी जो नहीं है एमएलसी के रूप में, उनको भी मंत्री बनाया है। सहारनपुर से भी मुस्लिम बाहुल्य का बता रहे हैं आपको जी, है ना। तो जितेंद्र सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी में थे, सैनी जो जीते नहीं है चुनाव, अभी कहीं से भी सदस्य भी नहीं है, उनको भी इसीलिए मंत्री बनाया गया है ताकि उस क्षेत्र में एक मुस्लिम बाहुल्य, वहां एक माहौल बने। और जो सैनी काफी सैनी बाहुल वो क्षेत्र कहलाता है, सहारनपुर इधर का जो मुस्लिम बाहुल, उसमें सैनी भी काफी वोट है, तो वहां भी एक माहौल बन सके। तो ये जो पूरी तरह से मंत्रिमंडल, आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो करीब 200 फुट की स्क्रीन लगी हुई थी, उसमें वो साफ तौर पे भगवान राम के मंदिर का चित्र दिखाया जा रहा था, एक्सप्रेस वे दिखाए जा रहे थे। जो योगी महाराज ने जो जो काम किए सारे दिखा, मिश्रण कर दिया। अब देखो यूपी उत्तर प्रदेश है जो ये धार्मिक शहरों का तो प्रदेश है ही, इसमें कोई वो नहीं,
तो गंगा बहती दिखा रहे हैं माओ, तो उससे क्या है कि उसको भुनाकर मथुरा का दृश्य दिखा रहे हैं कभी उसमें। तो एक हिंदुत्व का उन्होंने वहां, ये भी एक मिला जुला सा संगम उस स्क्रीन पे, करीब वहां 10 स्क्रीन से ज्यादा लगी हुई थी, उनपे इस चीज को हिंदुत्व का संबंध उन्होंने दिखाया। तो बीजेपी का तो एजेंडा तो हिंदुत्व का जो है, उसमें तो आप नकार ही नहीं सकते किसी तरह से भी उसको कि भाई हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं है। और राजनीति, युद्ध राजनीति में सब जायज है। अब कोई पार्टी अपना जो भी प्रयास करती है, जिस प्रयास से जीत कर आती है, प्रयास तो करेगी, दूसरी पार्टियां भी करें ना, उनको किसने रोका है किस चीज के लिए। तो मंत्रिमंडल का जो मैंने जो गठन का जो देखा पूरा, तो ये पूरी तरह से जातिगत मॉडल पर उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया है। इसमें किसी को नहीं छोड़ा, कि सबको लिया है पूरी तरह से। और ये सारा के सारा जो खाका है 2024 के चुनाव को लेकर है। और बाबा ने अभी 7 बजे मंत्रिमंडल की मीटिंग होने वाली है, अभी घोषणा जो हुई है कि 7 बजे जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, तो हो सकता है वो उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी की तरह कि कोई घोषणा बड़ी कर दें, समान नागरिक आचार संहिता जो उन्होंने करा, तो हो सकता है कि पहली उस मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये भी कोई ना कोई नया एक सगुफा निश्चित छोड़ेंगे। क्योंकि जब मंच पर बैठे थे, तो आपने देखा होगा, अगर आप शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे, तो लगातार नरेंद्र मोदी जी से उनकी बात हो रही थी। शपथ ग्रहण इधर चल रहा था और उनकी बातों का सिलसिला टूटा नहीं। इससे पहले भी उन्होंने 3-4 मुलाकात के बाद ये मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी पूरी तरह से जो नाराजगी दिखाई जा रही थी, राजपूत चेहरे हो या जो और दलित चेहरे हो, सैनी, पटेल, 8 मंत्री ले लिए। तो ये एक बड़ा इन्होंने कदम उठाया है, जो निश्चित रूप से इनको क्योंकि निश्चित रूप से यह एक बड़ी इंजीनियरिंग होती है। आप लीडर बनने के बाद भी आपके कंधों पे जो जिम्मेदारी होती है, हर तबके को, हम कहने को बेशक कुछ भी कहें कि भारतीय संविधान इन तमाम चीजों के लिए इजाजत नहीं देता है। कहा जाता है कि इन तमाम बातों से जातिगत, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इससे संविधान के साथ लोकतंत्र भी कमजोर होते हैं, उसकी आत्मा कमजोर होती है। लेकिन राजनीतिक दल अपनी इच्छा शक्ति के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, और राजनीतिक दलों की भी मुझे लगता है इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक धारणा आम पब्लिक की भी बन गई कि अच्छा, अभी कोई आप में से अगर किसी से कोई पूछेगा, कोई फ्रेंड, किस जाति में से कितने लोगों को मंत्री बनाया, पहला सवाल यही होगा उनका। तो एक धारणा भी बन चुकी है इसी तरह की। तो वो एक सोशल इंजीनियरिंग, टिकट बांटने से लेके सत्ता के गठन तक, आपके बजट तक, ये तमाम जो चीजें हैं, यहाँ पे जातीय समीकरण साफ दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, इस कैबिनेट गठन को लेकर के एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मंत्री बने पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जहां से ये लग रहा था कि किसान आंदोलन बड़े स्तर पे हुआ था और वहां बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन बहुत बड़ा झटका नहीं लगा। और वहां से सबसे ज्यादा मंत्री भी हैं, 2 दर्जन के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश से मंत्री दिए हैं। तो मथुरा, जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा कि मथुरा एक पूरा एक, ये कहूं कि समन्वय, सामंजस्य या सम्मिश्रण कहूं मैं, जो तमाम जो सांस्कृतिक विरासतों हो या फिर योगी के किए हुए काम हो, उनका एक वो दिखाने की कोशिश की, जो स्क्रीन पे लगातार वो दिखाई जा रही थी। लेकिन इस कैबिनेट को लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में इनको विश्वास है कि 80 सीटें लोकसभा की आती है और लोकसभा की सीटों से ही भारत की सरकार बनती है, केंद्र की सरकार बनती है। योगी जी को चिंता है इस बार, क्योंकि देखिएगा कि 24 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि सपा ने बढ़त ली है। तो ऐसी स्थिति में अब वो सीटें आएगी नहीं आएगी, ये वो चिंता का विषय है। इसलिए योगी मंत्रिमंडल में जो बाहर से आने वाले लोग हैं, कांग्रेस से आने वाले, सपा से आने वाले, बासपा से आने वाले, सबको ताजपोशी की गई है। उनको मंत्री बनाया गया है और भाजपा के मूल रूप से जो मंत्री थे उनको हटाया गया है, उनको बाहर किया गया है। तो ये बात आप देखिएगा कि योगी मंत्रिमंडल में अब ऐसे लोग आ गए हैं, उनको ये कहा गया है कि 2024 में भी आप आओगे तो प्रतिफल पाओगे। इसलिए ये आगे की रणनीति को देने के लिए, इसलिए 2022 में उन लोगों को दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास आया है और हमारी सिद्धांतों को मानता है और हमारा हो गया है, इसलिए हम उसको मंत्री बना रहे हैं। और भाजपा के मूल रूप से लोग नहीं बन पाए। और मैं देख रहा था कि आप कह रहे थे पश्चिम से 16 मंत्री बने, और 16 मंत्री बने, वहां जाट और सही बात है, किसानों की नाराजगी है, उसको बनाए रखने के लिए अब आगे सही सी स्थिति बनी रहे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पूर्वांचल से 15 बनाए, अवध से 6 बनाए, मध्य से 6 बनाए
और बुंदेलखंड बनाए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हर जाति को, हर तबके को देने का प्रयास किया और कहने का प्रयास किया है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास जो इनका नारा है ना, उसको फलीभूत कैसे किया जाए, ये मंत्रिमंडल में दिखता है कुछ। और दिखता है इसलिए कि इसमें देखिए क्वालिफाइड लोगों को लिया है। अब इस बार मंत्रिमंडल ये नहीं कहा जा सकता यूपी का मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, योग्यता नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो इस बार अलग तरह का मंत्रिमंडल आया है और वो कामकाज करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है और 2024 का चुनाव का जो प्रवेश द्वार होता है, और जो प्रधानमंत्री भारत के गुजरात छोड़ के यूपी के हो गए इसलिए कि प्रधानमंत्री आगे भी बने रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी जरूरी है। इसलिए वो कह सकते हैं कि 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो वो कहेंगे कि मैं तो गंगा ने बुलाया था और मैं यूपी वालों का हो गया, अब तो यूपी का हूं। अब वो गुजरात की बात, गुजरात में ये नहीं कहते कि मैं गुजराती हूँ और गुजरात का रहने वाला हूँ। इसलिए देखिए मोदी जी में कला तो है बोलने की, और जो कुछ उन्होंने सीखा है और देखा है, अब योगी जी को उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी जी, तो एक चुनौती भी देंगे आगे आने वाले टाइम में। इसलिए कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव निश्चित रूप से यूपी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो सपा ने जो 24 सीटें पे बढ़त ली है, अब वो सीटें जीतेगी नहीं जीतेगी भाजपा, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। और अब देख लिया अखिलेश ने छोड़ दी है लोकसभा, कहा है मैं यूपी का हूं, यूपी में रह के काम करूंगा, इसलिए कि लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतूंगा तो केंद्र में बहुत सारी चीजें परिवर्तन करके वापस बन जाऊंगा वहां पे। तो इसलिए बहुत सारा चुनावी गठजोड़ और मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल जो बना है उसमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। हर जाति के लोग, मुस्लिम को भी ले लिया, पंजाबी को भी ले लिया, सिख को भी ले लिया। चलिए मैं श्याम जी वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा आपके पास में। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अरुण मिश्रा जी, हमारे साथी। अरुण जी, किस तरह की चर्चा है ये जातीय समीकरण के आधार पे कहा जा सकता है कि कहीं 2014 की तस्वीर की तैयारी इस मंत्रिमंडल के गठन से देख सकते हैं? निश्चित तौर पर योगेश जी, ये योगी मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है और जिसमें जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है उसमें विशेषकर जो तैयारियां की गई हैं या देखा गया है, तो इस बात को आप मानकर चलिए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको प्राथमिकता पर रखा गया है। उसी के अनुरूप चाहे वो क्षेत्रवार समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो, इवन यहाँ तक कि मुस्लिम को भी अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया है ताकि उस तबके से भी कोई शिकायत का मौका न रहे। और गौर कर तलब बात उसमें यह है कि बुनकर समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व किया, अंसारी के रूप में दिया गया है। इसके अलावा जो जनता को संदेश देने का प्रयास किया गया है तो उसमें 4 मंत्री व्यापारी समाज से भी लिए गए हैं। जो उप मुख्यमंत्री पद की बात कही जाती रही थी उसमें ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री का पद मिला है, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं वो कदाचित इस रूप में अनुमान नहीं लगा रहे थे। वो काफी कायास जो लगाए जा रहे थे AK शर्मा को लेकर के लगाया जा रहा था, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद के रूप में उनको शपथ दिलाई गई। इसके अलावा जो पूर्व में दिनेश शर्मा थे उप मुख्यमंत्री, उनको शामिल नहीं किया, सतीश महाना को शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे कई दिग्गज थे जिनको शामिल भी नहीं किया, उसमें श्रीकांत शर्मा भी आ गए, सतीश महाना भी आ गए, माने जाते थे सिद्धार्थ। तो ये भी देखा गया कि जो नई कैबिनेट में ये जो जिस तरीके से लोगों को जो पुराने कुछ दिग्गज थे जिनको नहीं लिया गया वो ध्यान रखते हुए इसलिए कि नए लोगों को शामिल किया जाए, जातिगत समीकरण भी साधा जाए और इसके साथ ही विकास और युवा वर्ग भी शामिल हो, महिलाएं भी शामिल हो। और महिला के रूप में भी जो शपथ दिलाई गई तो ये प्रतिनिधित्व दिखाने की कोशिश की कि महिलाओं को भी अपने मंत्रिमंडल में हमने शामिल किया है। तो लगभग सभी तबकों को छूने की कोशिश की गई है योगी मंत्रिमंडल में। तो और साथ में एक विशेष बात ये भी रही कि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को लिया गया है इस मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में। आपको ज्ञात होगा योगेंद्र सिंह जी, रायबरेली और अमेठी से जो क्षेत्र है वो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और दिनेश प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस से छोड़ के वो भाजपा में आए थे, उनको भी शामिल किया गया। दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया जो कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में आया है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर जिनका स्वागत इन्होंने किया, जो गठबंधन दल के संजय निषाद को भी शपथ दिलाई गई, तो इन्होंने सभी को एक तरीके से संतुष्ट करने का भी प्रयास किया। सहयोगियों को ये भी आभास दे दिया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आपको सत्ता में भागीदार बनाएंगे। और निश्चित तौर पर जो पूर्व में जो छोड़ कर गए थे उनको तो शपथ जनता ने दिया था, लेकिन ये नए रूप में स्वागत करने की जो
एक तरीके से पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सहयोगी दलों का आमंत्रण करने की आवश्यकता भी पड़े तो उनको ये पहले से ज्ञात हो कि आपका पूरा सम्मान हमारे दल में होता है और हमारे दिल में होता है और हमारे मंत्रिमंडल में भी होता है। तो ये एक तरीके से दल, दिल और मंत्रिमंडल। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आज योगी का कद दूसरी बार जीतने के बाद अभी भी अगर देखें तो योगी और मोदी दोनों के नारे लग रहे थे, और जो बुलडोजर जिसको लेकर के कहा गया कि माफियाओं को कुचलने के लिए, ये एक मॉडल बन गया यूपी का, जैसे गुजरात मॉडल की तरह ही। यहाँ एक बात आती है कि हम बात कैबिनेट की कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, ऐसे में जो एक लीडरशिप एक इतनी मजबूत होती है, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, चाहे गुजरात की लीडरशिप रही हो, फिर चाहे चौटाला की लीडरशिप रही हो, या फिर अभी योगी आदित्यनाथ की हो या लालू यादव की हो, ऐसी लीडरशिप में मंत्री कितने फ्रीडम होके काम कर पाते हैं? देखिए, ये जो इसको मोदी जी का मॉडल कहा जाना चाहिए, योगी जी का नहीं, क्योंकि योगी जी प्रोडक्ट हैं मोदी जी के। उन्होंने ही इनको पैदा किया है, उन्होंने ही इनको सारा आगे तक बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में वो उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पर मोदी चलाना चाहते हैं। और मोदी का मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और वो सक्सेसफुल वहां से गुजरात से ज्यादा यूपी में रहेगा, ऐसा उनकी धारणा है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की चेष्टा की है। और अब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसमें कि डिफरेंसेस के साथ में आप सरवाइव कर सकें। अब डिफरेंसेस को सरवाइव होने का मौका नहीं मिलता। आज मैंने देखा कि नीतीश वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन वो कैसे कमर झुकाए खड़े थे साफ नजर आ रहा था। मुझे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की संभावना थी, लेकिन वो नजर नहीं आई, मुझे पता नहीं क्यों। वो भी आने की संभावना थी। तो ऐसी वसुंधरा राजे पहुंची थी वहां पे, वसुंधरा राजे शायद पहुंची है वहां पे। हाँ, वो खबर थी, लेकिन वो उस पे मंच पे नजर नहीं आई, इसलिए मुझे बड़ा वो हो रहा था कि कैसे वसुंधरा जी का पहुंचने का मतलब ये था कि एक संकेत जाता राजस्थान में सीधा कि जो भी यहाँ पर अपना संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनके लिए अपने आप में बड़ी चेताने वाली खबर होती कि बस अब तो विकल्प तो हमारा आ रहा है, अब वो संकल्प वाला सिलसिला चलेगा नहीं, है नहीं। तो वो उसी तरीके से इस मॉडल में जो मोदी जी का मॉडल है, उस मॉडल के अंदर आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है। आपके अंदर कोई बात हो गई, लेकिन जो फैसला लागू होना है वो हमने जो कहा है वही होगा। तो जो डेमोक्रेटिक रवैया हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में, अब वो स्वरूप नहीं है। जी प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये सवाल मैंने ओम जी से उनका अपना एक एक्सपीरियंस जो रहा, कई ऐसे दिग्गज नेताओं के मुख्यमंत्री लीडरशिप को उन्होंने देखा है। मैं आपसे सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए ऐसे जब लीडरशिप होती है तो एक नेतृत्व के साथ साथ जवाबदेही भी उसी लीडरशिप की होती है। अगर आज कहीं कोई बात होती है, एक बात निकल करके आती है कि सब आज एक मुखी नेतृत्व होने लग गया है सरकार के अंदर, केवल या तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो करते हैं वही होता है, बाकी मंत्री एक बस एजेंडे के तहत होते हैं। तो ऐसे में जिसकी जवाबदेही होती है, तो मुझे लगता है कि वो किसी तरह की कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहे कैबिनेट के अंदर डिपार्टमेंट्स को देने की बात तो हो, या फिर किसको कितनी फ्रीडम देनी है, किसको क्या अधिकारी किसको लगाना है, किस पे क्या मॉनिटरिंग करनी है, तमाम जो चीजें हैं वो एक उसी नजरिए से काम होता है। फिर देखो, मेरा ये मानना, उज्जवल, हेलो, आ रही आवाज आ रही है योगेंद्र जी की, जो 90 के दशक के बाद चाहे कोई प्रधानमंत्री बना हो या मुख्यमंत्री, प्रदेश में स्थिति ये हो गई कि अगर किसी मंत्री लीडर में दम है, मादा है, और वो जनहित के लिए लड़ता है और उसे कुर्सी की परवाह नहीं है, वो तो अपने फैसले पूरे करा सकता है। बाकी तो अगर उसको गाड़ी लाल बत्ती में घूमना है, या लाल तो अब रही भी नहीं, या फिर बंगले गाड़ी हो गई वो करना है शौक, तो फिर उन मंत्रियों का तो निश्चित रूप से उनके कोई ना तो विचार सुने जाते ना क्या सुने जाते। तो ये 90 के दशक के बाद ये बड़ा एक परिवर्तन आया। अब आप हरियाणा को देख लें, हरियाणा सबसे पहला ऐसा प्रदेश है, इसमें तो शायद पहले से ही शुरू हो गया था कि वहां केवल वन मैन से होता है, मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो ही होगा, बाकी कुछ नहीं। अब अभी वर्तमान सरकार वहां बीजेपी की है, तो उसमें आप देखें कि अनिल विज है एक दबंग मंत्री, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंत्री अपने काम, अपने विचार या अपने फैसले पूरे करवा सकता हो, नहीं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से, आप सही बात कह रहे हैं, ये आया हुआ है। और अब ये योगी जो मंत्रिमंडल की आप बात कर रहे हैं, इसमें
निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य ऐसे नेता हैं कि जो अपने फैसले लागू करा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तक पकड़ है। ये ब्रजेश पाठक जो अभी मंत्री बनाया, ये भी बहुत दबंग नेता है। एक बड़ी वजह हो सकती है कि मौर्य जो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, वो हारने के बावजूद भी मंत्री बनाए गए, तो एक बड़ा मैसेज है उनका भी। हाँ बिल्कुल, वो एमएलसी भी हैं और बड़े भी हैं, और लेकिन उन्होंने देखो काम भी किया है, और काम के साथ साथ उनका जो ऊपर की जो पैठ है, यानी कि मैं तो ये सुना, आपको तो पता ही है सर निश्चित रूप से कि अमित शाह जी के वो बहुत नजदीकी हैं, तो वहां से इनका जो पूरा राजनीतिक घटना का वो सारी चीजें चलती हैं। तो कोई जो बड़ा नेतृत्व दिल्ली में बैठता है, वो मंत्रिमंडल हो या वहां राजनीति हो, जैसे कांग्रेस में भी 2-3 फाड़ करके रखती हैं, कोई सी पार्टी हो, ऐसे ही बीजेपी में भी आप देख सकते हैं कि 2-3 ग्रुप इसलिए मिलते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी के पास उनकी सब तरह की सूचनाएं पहुंच सके। मंत्रिमंडल में भी सारे जो चेहरे हैं वो योगी जी के कहने से नहीं होंगे, उसमें बहुत से चेहरे ऐसे भी होंगे जो कहां से मंत्रिमंडल बना हुआ, कैसे पूरा। और अब तो यूपी में तो 2024 का मामला है, अगर यूपी में जरा सी भी गलती होती है तो पूरे देश में 2024 का माहौल बिगड़ता है, तो वहां तो बड़ा धूम है। तो यूपी से ये कहा जा सकता है किसी तरह की रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहेगी, तो लिहाजा आप जो कहना चाह रहे हैं वो साफ है कि कुछ फैसले अभी फ्रीडम के साथ में नहीं हो सकते, पूरा रिमोट या कहूं कि एक एक चीज की मॉनिटरिंग केंद्रीय नेतृत्व पे पूरी तरह से करते रहेंगे। हालांकि योगी सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा कोऑर्डिनेशन करके चलेंगे। जैसे पहली कैबिनेट की बैठक कॉल की, उसी के अंदर एक धार का पता लग जाएगा कि पोजीशन किस दिशा में जाने वाली है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रमोद जी ने जो बात कही अभी, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ अभी 2024 को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो अभी जो फैसले होंगे कैबिनेट के या फिर दूसरे तरह के सरकार जो लेगी, वो उसी ध्यान में रखकर हो सकते हैं। योगेश जी, आपने सही कहा। जो भी कैबिनेट, अभी आज 7 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन मैं मित्र अभी जो कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली में राजनीतिक दल जो शीर्ष नेतृत्व होता है, हाईकमान होता है, वो अपना बैलेंस हमेशा बनाए रखने के लिए, कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक पैरेलल सिस्टम डेवलप जरूर करता है। अब एक नया चलन चल गया है, उप मुख्यमंत्री के रूप में वो पैरेलल सिस्टम डेवलप करने का पैरेलल एक चलन बन गया एक तरीके से। तो पिछले कैबिनेट में जिस तरह से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इस कैबिनेट में भी इसी तरह से ये निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाना अपने आप में एक संदेश है कि हार के बावजूद भी उन्हें बनाया गया है, तो उनकी पैठ निश्चित अरुण जी, आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो लगातार पिछले कार्यकाल में उनके और योगी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है जी। समय कम है थोड़ा, आप अपनी बात पूरी करिए जी। इस कैबिनेट बैठक में ही नहीं, आगामी और भी जो भी बैठक होगी उसमें 2024 लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए काफी हद तक फैसले किए जाएंगे। इसके साथ ही जहां तक मेरा अपना विचार है, मुझे लगता है कि जो ध्रुवीकरण हिंदुत्व समाज का है, उस पर वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं इस चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं। लेकिन उनकी अब जो अगला उनका जो निशाना है, पिछड़ा वर्ग और खास करके दलित समाज। आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी 20-22% से सीधे गिर गई है आकर के 11%, तो उसका जो 10% 11% वोट घटा है वहां, निश्चित तौर पर वही बीजेपी के जो खाते में जाने की वजह से वो अखिलेश यादव किसी भी तरह की टक्कर देने की स्थिति में नहीं पहुंच पाए। तो उसका फोकस इसीलिए, जो आप अगर योजनाओं पर भी नजर डालें केंद्र की, तो उन योजनाओं में काफी हद तक उन गरीब तबकों को ज्यादा छुआ जा रहा है, जिनमें ये माना जाता है कि इसमें दलित समाज का तबका ज्यादा है या पिछड़े वर्ग का तबका ज्यादा है। उनको टच करने के लिए ऐसी स्कीम, चाहे वो अन्न धन योजना हो, चाहे वो किसान पेंशन योजना हो, तो मतलब निचले तबके को जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि अगला 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव में उनकी जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, उससे किसी प्रकार से कमी ना आने पाए, बल्कि उत्तरोत्तर उसमें प्रगति हो। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जहां तक नेतृत्व के बारे में विचार, निर्णय के बारे में बात है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते रहे हैं और लेते रहेंगे, और ऐसे कई परिप्रेक्ष्य आए जहां पर उन्होंने दबाव को दरकिनार भी किया है, और उसका कई जगह आपको उदाहरण भी मिलेगा। लेकिन जहां तक आक्रमण की बात मानने का सवाल है, तो वो पार्टी के एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और वो चाहे मंत्री हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, हाईकमान की चीजों को इग्नोर नहीं करता, उसका हमेशा सम्मान करता है, और साथ
के जो राइट। मुख्यालय अरुण जी समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मैं 30 सेकंड के लिए एक बार श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो चर्चा कैबिनेट के साथ साथ निश्चित रूप से ये है कि 2024 में योगी जी पे काफी कुछ ये कहेंगे कि बीजेपी का प्रेशर कहूं या फिर लीडरशिप कहूं कि जिससे उन्हें और निखारना होगा, बड़ी चैलेंज होगा। आपने कहा जैसे 24 सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई 80 में से, तो कुछ चैलेंजेज होंगे कि पूरी 80 सीट अपने कब्जे में लिया जा सके या फिर मैक्सिमम सीट अपने पाले में ले सकें, एटलीस्ट पिछली बार जितनी सीटें जीतनी उतनी सीटें जीती जा सके। तो जो 2024 का भी खाका साथ साथ में तैयार होगा सरकार के फैसलों के। निश्चित रूप से 2024 का चुनाव यूपी का चुनाव से बहुत ज्यादा चीजें संदेश देने का प्रयास होता है। अब क्योंकि देखिए सपा ने भी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, इसलिए अखिलेश ने अपने लोकसभा सीट छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं राज्य में काम करूंगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सपा भी अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी, अपने आप को परिपक्व तरीके से विधानसभा में भी दिखाएगी और क्षेत्र में भी दिखा करके 24 का चुनाव अपने पक्ष में करने का कोशिश करेगी। अब देखिए ये बात तो सही है कि इस बार भाजपा जिस हिसाब से पहले आई थी वो नहीं आ पाई और उसको बहुत सारे लोगों को लाना पड़ा, बाहर के लोगों को महत्व देना पड़ा और अब मंत्रिमंडल भी उनको लोगों को चुनाव में आकर के कहते देना पड़ा कि हम तुम्हारे साथ है और हमारे साथ है। तो ये 2024 में भी बहुत सारे लोगों को साथ में लाने के लिए ये कह दिया है कि जो बाहर से आएगा वो अगर जीतेगा तो हमारे वो प्रतिफल भी पाएगा। चले तो मैं श्याम जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे योगी कैबिनेट के गठन की और उसी के साथ में, क्योंकि एक चर्चा का विषय यह रहा सुबह से ही कि कौन मंत्री बनेंगे, क्या उसकी स्थिति रहेगी, क्या जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्या 2024 हिंदुत्व का मुद्दा, तमाम जो पहलू हैं वो हम इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि